बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनाम में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आपको याद ही होगा कि चिले कलान सबसे सख्त तरीन सर्दी वाला जो ये सेशन है ये भी ड्राई जा रहा है। दिन में खिलखिलाती धूप होती है और इससे आवाम परेशान है। न सिर्फ ज़रूरी एतबार से इसका जो ड्राई होना नुकसानदेह है, बल्कि सेहत के एतबार से भी इससे काफी मुज़िर तस्वुर किया जाता है। यूं तो चिले कलान के अंदर सर्दी के साथ साथ बारिशें भी होती थी, बर्फबारी भी होती थी, लेकिन इस साल लगभग निस्फ से ज्यादा चिले कलान गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बारिशें और बर्फबारी नहीं हो रही है। इसी चीज के लिए, इसी खुशगवारी के लिए एक नमाज अदा की जाती है जिससे नमाज इस्तिस्का कहा जाता है। और आज शायद मुत्तदिद जगहों पर कश्मीर के अंदर यह नमाज पढ़ी गई है। वहीं पर तवारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद फिर जामिया मस्जिद के सहन में यह नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा के बाद यह नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। मजहबी इस्लाम के मुताबिक यह नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है जब खुशकसाली हो या बारिशें नहीं होती हों। गैर जरूरी जो खुशकसाली है जिससे फिर अवाम नास पे या ज़राअत पर, माहौलियात पर असर पड़ता है, तो मजहबी इस्लाम के अंदर खुसूसी दुआएं की जाती हैं। खुसूसी नमाज जिसकी जो 2 रकअत है तादाद वो अदा की जाती है और इसमें खुसूसी दुआएं की जाती है अल्लाह ताला से और उस दौरान उन दुआओं में बारिश की इस्तदा की जाती है। और इसी नमाज को, इसी दुआ या बारिश की नमाज को नमाज इस्तिस्का कहा जाता है। ये मनाजिर, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस नमाज के अंदर आज शामिल हुई है। ठीक नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर, या कहें कि तवारीखी जामिया मस्जिद जो कि मरकज है जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर वादी कश्मीर के अंदर, यहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने सफ में खड़े होकर नमाज अदा की और फिर जो दुआ है, खुसूसी दुआ है बारिश के लिए, मौसम की नमी के लिए, उसके लिए यहां पर दुआ की गई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अगर दिल से हम मांगे तो करेगा, ये बारिश बरफ भी आएगा, मगर दिल से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आए नमाज पढ़े इधर तो फॉर्मेलिटियाँ पूरा करें। ऐसा घर में भी करना है। अल्लाह ताला को आज मस्जिदों में हालात करना है ठीक। देखो मोहल्ले में क्या होता है, गुर्बत है, किसी लड़की के बेचारे या लड़के हैं मुश्किलात में है, ये क्या कौन सा माल। हम ये कश्मीरी है, हमको एक ही से कुछ करना है। हम आए ऐसे ही कि हम दूसरों के लिए जीना है। इसलिए गुजारिश करता है पूरा आवाम को, मीडिया भी शुक्रिया आप आए हैं, ये एक जगह पर जाएंगे। ये बात मैं पूरा आवाम से अपील करता हूँ कि आप माशरा को चेंज करो। कि मोबाइल देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, या घरों में देख रहे हैं। 8 साल का बच्चा होता है आज 50 साल का आदमी, चाहे वो लड़की है लड़का, उसमें घर में ही सब कुछ। अब क्या मानेगा वो दीन क्या है, नमाज क्या पढ़ना है, ऊपर वाले को क्या वो बोलता है छोड़ दो देखेंगे। इसलिए मैं पूरा आवाम से अपील कर, इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। हमें ना उम्मीद नहीं अल्लाह ताला की रहमत से, उनकी जो है रहमत तो बहुत कुछ जो है वसी है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में बारिश और रहमत बरना लाएंगे। तो ये क्या हमारे अमाल का बिल्कुल, ये मैंने कह दिया, अमाल का नतीजा होता है ये, तो जिसके नतीजे में ये सब चीज़ें अल्लाह ताला छीन लेते हैं। चलिए, आपने देखा खुसूसी नमाज इस्तिस्का अदा की गई है बारिशों के लिए, बर्फबारी के लिए। और जैसा कि मौलवी साहब जिसके क़यादत में यहाँ ये नमाज अदा की गई है, और उन्होंने कहा कि ये दरअसल हमारे अमाल ऐसे बने हैं, हमारे इखलाक और अक़दार ऐसे बन गए हैं कि जिसकी वजह से फिर कुदरत भी नाराज हो जाती है। बहरहाल अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली की। वो असेंबली जिसमें साल 2014 के अंदर आखिर में इलेक्शन हुए हैं,
लेकिन तब से लेकर आज तक ये असेंबली वैकेंट है, यानी तब के बाद यहां इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन ये जो आप असेंबली के ये बेंच देख रहे हैं, इस पर कोई एमएलए नहीं है। ये दरअसल एक सीरियल जो है उसकी शूटिंग हो रही है। और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की असेंबली है और यहां पर अवामी नुमाइंदे नहीं हैं अभी, बल्कि यहां पर ड्रामा सीरीज जो है, एक वेब सीरीज जो है वो शूट की जा रही है। और जब ये शूट किया जा रहा है और असली नुमाइंदे यहां पर नहीं है, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट किया है। उमर अब्दुल्ला का क्या पोस्ट है वो दिलचस्प है और इसमें बीजेपी सरकार को उमर अब्दुल्ला ने काफी तनकीद किया है। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं, जमहूरियत की मां का हकीकी चेहरा जम्मू कश्मीर की असेंबली, जहां कभी तमाम जमातों, मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुंतखब नुमाइंदे इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात पर कानून साजी करते थे, लेकिन अब अदाकार और जो एक्टर्स हैं इसे टीवी ड्रामाओं के सेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उमर अब्दुल्ला का यह ट्वीट काफी तनकीद से भरा हुआ है। कहते हैं कि आप जमहूरियत की मां, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, लेकिन कश्मीर के आते आते असेंबली में जहां अवामी नुमाइंदे होने चाहिए थे, वहां पर अब फिल्में फिल्माई जाती है, वहां पर सीरियल्स फिल्माए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कितने शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने जमहूरियत की अलामत को, जहां वो कभी बैठकर हुकूमत करते थे, को इस अफसोसनाक हालत तक पहुंचा दिया कि यहां तक कि इनके पास एक जाली वजीर आला है, ऐसे दफ्तर से निकालता है जिस पर मुझे 6 साल तक रहने का एजाज था। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जहां मैं 6 साल तक रहा, अवामी नुमाइंदा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर का रहा, लेकिन आज यहां पर एक नकली वजीर आला को बिठाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये दरअसल शर्म की बात है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एक तनकीदी ट्वीट जम्मू कश्मीर की असेंबली में फिल्म की शूटिंग करने पर। अगली खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए उससे पहले वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन का लीडर वो मिल बैठते थे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अमल में लाई जाती थी। लेकिन मरकजी सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने इसमें तरमीम लाई है। उन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया और उसके बदले मरकज के एक मिनिस्टर, यानी कैबिनेट के एक मिनिस्टर, वजीर आजम और अपोजिशन के एक लीडर को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। इसी मामले को लेकर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे देने से साफ इनकार किया है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जरूरत नहीं है, इस हवाले से जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें स्टे नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार से यह जरूर कहा है कि आप ये वजह बताइए कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से इलाहा क्यों किया है। ताबिश कमाल हमें अपडेट कर रहे हैं। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, क्या है मुकम्मल खबर? क्योंकि अपोजिशन की जमातें ये डिमांड कर रही थी कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालेंगे इस कमेटी से, तो फिर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में शक व शुबात पैदा होते हैं। क्या कुछ खबर है? कांग्रेस के नेता है जय ठाकुर, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाला जाएगा तो ये गलत होगा और ये कोर्ट की अवमान होगी। देखिए, बाद में कोर्ट ने कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री के अलावा सीबीआई भी होना चाहिए और उसी को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। आज जब जय ठाकुर के वकील विकास सिंह वहां पर पेश हुए तो विकास सिंह ने अपनी बात रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार को एक नोटिस दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार को इस मामले में अपना जवाब देना होगा।
ये कहा गया कि सरकार को कम से कम इस पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा, यानी अपने बारे में बताना होगा कि जिस तरह से ये प्रावधान रखा गया है वो किस आधार पर है। लेकिन जो स्टे था वो स्टे देने से साफ मना कर दिया। और सिर्फ इसमें जया ठाकुर की याचिका नहीं थी, इसमें और भी कई याचिकाएं आई हुई थी जिन पर आज सुनवाई की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये जो मामला है पूरे संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के अधीन है और राष्ट्रपति की तरफ से कानून के रूप में ये शक्ल ली है इसने, तो ऐसे में इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक नोटिस जारी किया जा सकता है क्योंकि दोनों पक्षों की बात पहले सुनी जाएगी। तो ऐसे में अब नोटिस दिया गया है और अब इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार के वकील हैं वो अपना जवाब इसमें रखेंगे, सरकार की तरफ से वो अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। अब नोटिस देने के बाद वो इसका जवाब देंगे कि इसमें आगे की तरमीम क्या है और क्यों इस तरह के कदम उठाए गए। मार्च 2023 में सरकार को इसमें ये कहा गया था कि इसके अंदर CBI भी होना चाहिए प्रधानमंत्री के अलावा और कैबिनेट के मंत्री भी होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यह आपत्ति थी कि जो नया कानून बनाया गया है इसमें CBI को हटाना ये कोर्ट की अवमानना है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि CBI को नहीं हटाना चाहिए था। अब इसमें नया मोड़ जब आ गया है कि जब इस पूरे मामले पर अब नोटिस जारी हुआ है, अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देगी और जब तक का इंतजार करना होगा। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट को नोटिस चला गया है और अब सुप्रीम कोर्ट से मरकजी सरकार को नोटिस चला गया है और अब मरकजी सरकार को इसका जवाब देना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतलिक कमेटी से एक्सक्लूड क्यों किया है, उसका वजह बताना होगा और ये कब तक आ जाएगा उसका इंतजार सबको है। चले, जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बिजली की शिकायत कर रहे हैं कि जनाब बिजली की कटौती हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि गैर एलानिया कटौती हो रही है और यह भी कहा जाता है कि बगैर जरूरत कटौती हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा बिजली की जानिब से बिजली फीस के बिलों में इजाफा किया गया है और इसी हवाले से आज PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि कमोबेश 40% का इजाफा बिजली फीस में किया गया है, बिजली भी कम है और उन्होंने कहा कि ये इजाफा BPL हो, AAY हो या जो गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं उन पर भी बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से एक बड़ा बोझ उन पर डाला जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। हमारा जो मुद्दा है वो जो अभी हमने देखा है कि आज इस महीने में बिजली की जो बिलें आ रही हैं, बिजली फीस में हाइक की गई है और वो हाइक मामूली हाइक नहीं है बल्कि मुझे लगता है 40-50% की हाइक है। जहाँ पर फ्लैट रेट्स हैं उसमें 920 अगर बिल आ रही थी तो आज 1300 की बिल आ रही है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, PDP की थी, तब जो एक तबका था BPL का, बिलो पॉवर्टी लाइन का या AAY का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी। उनको 50%, 60% कंसेशन बिजली फीस में दी जाती थी, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि अगर किसी को PMAY के तहत शार्ड मिला है, उसको वो बेनिफिशियरी है PMAY का, तो उसके घर में 1 लैंप जलता है और मिनिमम लोड इन्होंने 1 किलोवाट रखा है, जिसके लिए उसको 1300 रुपये चार्ज लेते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि ये गरीबों के ऊपर एक तलवार चलाई जा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये जो इसकी हम मदद। इधर जम्मू के अंदर आज PDP के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और आपको याद ही होगा कि कल संगम बिजबेड़ा के अंदर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को एक हादसा पेश आया जिसमें महबूबा मुफ्ती बाल बाल बच गई। अलबत्ता उसमें महबूबा मुफ्ती के PSO और ड्राइवर जख्मी हुए। वहीं पर जम्मू के अंदर आज PDP के
कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी लैब्स का यहां पर या सिक्योरिटी चूक का उन्होंने इल्जाम लगाया। जो यहां पर एहतजाज करने वाले लोग थे वो मुतालबा कर रहे थे कि इसका यानी इस मामले का तहकीकात हो जाना चाहिए। यहां तक कि दाखिला वजीर अमित शाह से भी उन्होंने इस मामले में इंटरवीन करने की बात कही है, मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो पीडीपी सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगी। आज का जो हमारा ये सीनियर लीडर्स का जो धरना है पार्टी ऑफिस के बाहर, इसका एक ही मकसद है, सिक्योरिटी लैब जो कल महबूबा जी के पूरे काफिले के साथ हुई और उनकी गाड़ी को आप देख रहे हैं किस तरीके से क्षति पहुंची है। उनके ड्राइवर और उनके जो अंगरक्षक साथ में सिक्योरिटीज की थे वो सब घायल पड़े हैं और महबूबा जी को अंदरूनी इतनी ज्यादा चोटें आई हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जहां पहुंचना था वो पहुंचे। मगर आज हमारा एक ही कहना है कि महबूबा जी के साथ ही सिक्योरिटी लैब्स क्यों होती हैं? हर बार सिक्योरिटी का बहाना लेके कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। आज हमारी उनसे डिमांड है और हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और होम मिनिस्टर साहब से डिमांड करते हैं कि कल का जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, सिक्योरिटी लैब्स है, पहले तो उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया, किन कारणों से किया गया आज वो बताना होगा। और जो कल का इतना बड़ा इंसिडेंट है, अगर वो सिक्योरिटी कम नहीं हुई होती तो ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं होता। और एक हफ्ता पहले राजौरी पुंछ के अंदर उनको 8 किलोमीटर विदाउट सिक्योरिटी पैदल उनको चलना पड़ा वर्कर के साथ। पहले तो सिक्योरिटी परमिशन देती है जाने की, फिर आधे में रास्ते के अंदर उनको रोक दिया जाता है और वहां रोक दिया जाता है जहां रोज तीसरे दिन मिलिटेंट कोई ना कोई किलिंग करते हैं और उस हालात में उनको पैदल ठंडे रूट के ऊपर सुनसान एरिया के अंदर जंगल के अंदर उनको अकेला चलने के लिए छोड़ दिया है। इससे बड़ी सिक्योरिटी लैब्स कौन सी हो सकती है? महबूबा जी कोई ऐसी छोटी लीडर नहीं है, वो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही, होम मिनिस्टर की बेटी है, एमपी 2 बार रहे और एक होम मिनिस्टर की बेटी और आने वाली वो लीडर, उसके साथ इतना भत्ता मजाक सिक्योरिटी के साथ किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी पार्टी सड़कों पे आ जाएगी अगर इन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस पूरी चीज का पूरा संज्ञान नहीं लिया, रिजल्ट नहीं लिया। आज हम होम मिनिस्टर के पास इस बात को पहुंचाना चाहते हैं और जो पार्टी के ऑफिस के बाद आज आपने देखा होगा जो हम खुद इस जंगल में क्यों बैठे हैं, इसका एक ही कारण है, अपोजिशन लीडर जितने भी है यहाँ पर उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और सिक्योरिटी खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।